तो हाँ भाई, अपने अजमेर का चौहान वंश चल रहा था, जिसके अंदर हमने अर्णोराज तक पढ़ दिया था। अर्णोराज, जिनका शासनकाल 1133 से लेकर 1155 तक है। अर्णोराज की हत्या कर देता उनका बेटा जगदेव चौहान, जो चौहानों का पितरंता कहलाता है। 2-3 साल तक शासन करता है। इसके बाद में अगले चौहान वंश के शासक बनते हैं, जिनका नाम है विग्रह राज चतुर्थ या फिर बिसलदेव चौहान। शासनकाल है 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक। शासक भी अच्छे हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनर सवाल भी पूछता है। विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव चौहान 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक। इन्होंने यानी कि गजनी के शासक थे, जिनका नाम था अमीर खुसरू शाह। जिनका नाम था अमीर खुसरू शाह। इनको पराजित किया था। दिल्ली के तोमर वंश का शासक था तंवर, इसको पराजित कर दिया था। यानी कि दिल्ली के तोमर वंश के शासक तंवर को पराजित कर दिया था और दिल्ली को अपने अधिकार में मिला लिया था, अपने क्षेत्र में मिला लिया था। यानी अगर किसी ने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया ना, तो उसने पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर लिया। तो ये बताओ, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के समय चौहानों का दिल्ली के ऊपर अधिकार था। दिल्ली के ऊपर अधिकार होने का मतलब है आपने पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर लिया। जितने भी मुगल शासक आएंगे, सबका एक ही लक्ष्य रहेगा, हम दिल्ली के ऊपर अधिकार करें। विग्रहराज चतुर्थ के समय दिल्ली के तोमर वंश का शासक था तंवर, इसको हरा देता है, इसको पराजित कर देता है और विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेता है और दिल्ली को अपने राज्य में मिला लेता है। यानी कितनी बड़ी बात है। यानी वो दिल्ली जिसके पीछे लोग भागते हैं कि दिल्ली के ऊपर हम अधिकार करें, उस दिल्ली के ऊपर विग्रहराज चतुर्थ ने अधिकार किया और अपने राज्य में मिला लिया कि दिल्ली तो छोटी सी है मेरे अजमेर के राजवंश की आगे। ठीक है, इसलिए विग्रहराज चतुर्थ को अजमेर के चौहान वंश का स्वर्ण काल कहते हैं। यानी इनका जो काल है ना, वो चौहान वंश का क्या है, स्वर्ण काल है। चौहान वंश का स्वर्ण काल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दिल्ली को जीता था। ठीक है, इसके दरबारी कवि भी हैं। एक तो जैसे सोमदेव, सोमदेव भी नाम आ जाता है, कई जगह सोमेंद्र भी नाम आ जाता है। इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है ललित विग्रह राज। दोनों ही ग्रंथ मोस्ट, एक तो ललित विग्रह राज है, सोमदेव ने लिखा है। एक दरबारी कवि जिनका नाम है नरपति नाल है, उन्होंने ग्रंथ लिखा बिसलदेव रासो। रासो, रासो जहां भी आ जाए मतलब युद्ध होगा और प्रेम कहानी का वर्णन होगा। ठीक है। ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज के अंदर विग्रह राज तो है ही, विग्रह राज का तो बिसलदेव का तो एक ही बात है। यानी विग्रह राज का भी वर्णन है। इसके अलावा एक राजकुमारी है देसल देवी, देसल देवी, इनका भी वर्णन है। यानी इन दोनों का प्रेम संबंधों का वर्णन है। ठीक है। एक है बिसलदेव रासो, तो बिसलदेव तो है ही साथ में, साथ में राजकुमारी जिसका नाम है राजमती। यानी बिसलदेव और राजमती के प्रेम संबंधों का वर्णन है, प्रेम कहानियां हैं। ये एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बिसलदेव रासो के अंदर किन का वर्णन है, यानी बिसलदेव और राजमती के प्रेम कहानी का वर्णन है। ये नहीं पूछा आज तक विग्रह राज और देसल देवी के प्रेम संबंधों का वर्णन किसमें है, ललित विग्रह राज। इसके लेखक कौन है, दोनों ध्यान रखना। ललित विग्रह राज के लेखक है सोमदेव और बिसलदेव रासो के लेखक हैं नरपति नल है। ठीक है, हो जाएंगे याद। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने खुद ने एक नाटक लिखा था संस्कृत भाषा में, जिसका नाम था हर किली। यानी अच्छे कवि थे खुद भी। एक मिनट, हाँ, ये पहले लेते हैं एक।
इन्होंने यानी कि हर केली नाटक की रचना की थी। हर केली, हर, हर किसको कहते हैं? भगवान शिव को। हर हर महादेव हम बोलते हैं ना, हर यानी कि भगवान शिव, भगवान शिव का वर्णन होगा। यानी नाटक किसके ऊपर आधारित है? भारवी ने ग्रंथ लिखा था, एक नाटक लिखा था कीर्तार्जुनीयम। इस नाटक के ऊपर आधारित है हर केली नाटक। संस्कृत भाषा के अंदर है, विग्रह चतुर्थ ने लिखा है। इस नाटक के अंदर क्या कहानी है? अगर आपने कभी महाभारत देखी होगी तो ये सीन आपके सामने जरूर आया होगा। यानी कि अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न कैसे किया था, महादेव को प्रसन्न करने की क्या जरूरत थी। यानी भगवान श्री कृष्ण को पता चला कभी महाभारत का युद्ध तो होगा क्या। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, कहे पार्थ, महाभारत के युद्ध में आपको दिव्यास्त्रों की जरूरत होगी क्या? यानी कि आपको दिव्यास्त्र चाहिए, और दिव्यास्त्र सिर्फ महादेव जी के पास हैं। आपको यानी कि महादेव जी को प्रसन्न करना होगा, उनकी तपस्या करनी होगी क्या। अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में चले जाते हैं, आराम से जंगल में बैठकर महादेव जी की तपस्या करते हैं क्या। महादेव जी ने सोचा कि काफी टाइम हो गया तपस्या करते हुए, इसकी परीक्षा तो ले। परीक्षा लेने के लिए धरती के ऊपर आते हैं, और यानी कि किरात, किरात यानी कि शिकारी, शिकारी का वेश धारण करते हैं। ठीक है, अर्जुन आराम से तपस्या कर रहा था। अर्जुन की तरफ एक सुअर आता है दौड़कर, एक सुअर भागा भागा अर्जुन की तरफ दौड़कर आता है। इधर भगवान शिव, इधर अर्जुन। सुअर को मारने के लिए अर्जुन ने भी बाण चलाया और भगवान शिव ने भी बाण चलाया। सुअर मर गया। अर्जुन देखते हैं कि दो तीर लगे हैं, एक तीर तो मेरा है, दूसरा तीर किसका है क्या। दूसरा तीर भगवान शिव का था। दोनों के बीच में मतभेद हो गया क्या, ये शिकार तो मेरा है, पहले मैंने इसके ऊपर बाण मैंने चलाया है। भगवान शिव बोले ये शिकार मेरा है क्योंकि मैंने बाण चलाया। दोनों में मतभेद हो गया। बोले ठीक है युद्ध कर लेते हैं क्या। अर्जुन ने जैसे गांडीव धनुष निकालना चाहा, तभी यानी का भगवान शिव ने इनके हाथ बांध दिए। हाथ बंध गए। अब यानी का धनुष कैसे निकाले। तब अर्जुन ने कहा कि धरती के ऊपर 4 ही इंसान हैं जो मेरे हाथ को बांध सकते हैं। पहले है गुरु द्रोणाचार्य, तो आप नहीं हो गए। दूसरे भीष्म पितामह, तो आप नहीं हो गए। तीसरा है इंद्र, और चौथे हैं भगवान शिव, तो आप भगवान शिव हो। भगवान शिव ने पूछा कि इंद्र क्यों नहीं। बोला कि इंद्र की तो मैंने तपस्या नहीं की थी, मैं तो तपस्या आपकी कर रहा था क्या। तब भगवान शिव खुश होते हैं और इनको दिव्यास्त्र देते हैं। ये तो सारी की सारी कहानी है ना, वो सारी की सारी कहानी हर केली नाटक में मिलती है। हर का मतलब भगवान शिव। ये नाटक किसके ऊपर आधारित है? 12वीं का एक नाटक है कीर्तार्जुनीयम। किरात यानी कि अपने किरात का मतलब भी होता है शिकारी। ठीक है, और लास्ट में अगर इसका संधि विच्छेद करोगे, दूर्नियम यानी कि अर्जुन। इनका यानी कि आपस में वर्णन है। ठीक है, ये कहानी है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने बिसल सागर बांध का निर्माण कराया था। तो आप टोंक के अंदर देख तो बिसल सागर बांध बनास नदी पर है ना, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था। बिसलपुर कस्बा बसाया था टोंक वाला। ठीक है, यह भी अपने विग्रहराज चतुर्थ ने बसाया था। इसके अलावा इन्होंने संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी भाई। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था। उस पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठावरण। एक महाविद्यालय था जहां पर यानी कि संस्कृत पढ़ाई जाती थी। संस्कृत पाठशाला यानी कि सरस्वती कंठावरण। मोहम्मद गोरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ दिया और इसको तोड़कर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये 2.5 दिन का झोपड़ा है। कहते हैं ये 2.5 दिन के अंदर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। कहते हैं यहां पर पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है,
कितने दिन का? 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। नाम कुछ भी हो। राजस्थान की ये सबसे पहली मस्जिद है, राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद है। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। वास्तव में झोपड़ा है क्या? वास्तव में मस्जिद है कुछ भी नहीं। अगर कभी आप अजमेर देखने के लिए जाओ तो आपको देखने को मिल जाएगा ये झोपड़ा। खंडर अवस्था में है, लेकिन राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद कह दो या राजस्थान की सबसे पहली मस्जिद यही है, क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है भाई। इसके अलावा इनके समय में यानी विग्रहराज चतुर्थ के समय में दिल्ली का शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था भाई। सम्राट अशोक से संबंधित है ये अभिलेख। इसके अंदर विग्रहराज चतुर्थ की भी जानकारी मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ की यह जानकारी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया था। कवि विद्वानों का अच्छा आश्रय दाता था, यानी उनको शरण देता था, इसलिए विग्रहराज चतुर्थ का नाम मिलता है कवि बांधव या कट्टी बांधु। चाणक्य भट्ट ने कहा था इनको कवि बांधव या कट्टी बंधु, यानी कि कवि या विद्वानों का अच्छा आश्रयदाता होने के कारण। जो अच्छी अच्छी शायरी बोलते थे ना, ये नहीं कि मोटिवेशन शायरी बोल दो कि लहरों से डर करने का पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ऐसी शायरी बोलता उनको रखता ही नहीं दरबार में। तो सर यानी एकदम प्रेम वाली कहानी, एकदम दिल टूटने वाली, एकदम बढ़िया स्टोरी, अगर बढ़िया कोई कहानी सुनाता, बढ़िया कविता सुनाता ना, उनको रखता था अपने दरबार में। ऐसी भी हमसे क्या खता हुई, ऐसी भी हमसे क्या खता हुई जो काबिले माफी नहीं, कई दिन से तुम्हारे दर्शन नहीं किए, क्या ये सजा काफी नहीं। तो यानी कि इस प्रकार की जो अच्छी अच्छी शायरी बोलता, अच्छी अच्छी कविता बोलता, उनको अपने दरबार में रखता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया कवि बांधव या कट्टी बांधु। एक दो और फैक्ट हैं, यानी कि जाबालीपुर का नाम बदलकर इन्होंने ज्वालापुर कर दिया था। ठीक है, ये लो भाई, ये अपने विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव चौहान। अगले शासक हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पहले एक शासक आते हैं पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। हालांकि मैंने मंदिर में बताया था पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की रानी थी जिसका नाम था सुहुदेवी। उनके द्वारा मैनाल भीलवाड़ा के अंदर सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। बस इतना ही ध्यान रखना है, लिखने में आ जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट शासक हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। शासन काल है 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। इनका जन्म होता है 1166 ईस्वी के अंदर। कहां पर होता सर? अहिलवाड़ा। अहिलवाड़ा कह दो, अहिल पाटन कह दो। कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। यहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म होता है। पिता का नाम था सोमेश्वर। पिता की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। उसमें पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 11 साल के थे। बताओ कितनी उम्र में शासक बनेगा? 1166 में जन्म हुआ, 1177 के अंदर गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं। कितने साल के थे? 11 साल के थे। नॉर्मल सी बात है। पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूर देवी था। कई जगह कर्पूर देवी, कई जगह कर्पूरी देवी, ज्यादा ध्यान मत रखना, ठीक है, बस नाम ध्यान रखना है कर्पूर देवी। यानी कि शासक इन्होंने संभाला था, संरक्षिका यही थी। इनके मुख्यमंत्री कौन थे? कदम्बवास या फिर केमास नाम भी मिल जाता है। ठीक है सर। और सेनापति इनके, ये नॉर्मल से जानकारी वैसे लिखने में आ जाएंगी। भुवन केमल। ठीक है सर। नाना इनका था अनंगपाल तोमर, जो अपने दिल्ली का शासक था। अनंगपाल तोमर, ये अपने दिल्ली के शासक थे। ठीक है, तो अनंगपाल तोमर की बेटी थी जिसका नाम था कर्पूरी देवी। छोटी उम्र के अंदर पृथ्वीराज चौहान अपने नाना के घर पर ही रहे थे, अनंगपाल तोमर के घर पर। यानी कि इनकी थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी है। छोटी उम्र के अंदर शासक बनते हैं,
यानी कि मोहम्मद गोरी को इन्होंने कई बार पराजित किया था, लेकिन इतिहास के अंदर सिर्फ दो युद्ध मिलते हैं। एक तो तराइन का पहला युद्ध, एक तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाएगा, दूसरा युद्ध हार जाएगा। इससे पहले मोहम्मद गोरी को उसने खूब बार पराजित किया था। इतिहासकार कहते हैं 1186 से लेकर 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को लगभग 8 से 10 बार पराजित किया था, लेकिन इतिहास के अंदर कहीं उल्लेख नहीं है। उस युद्ध का वर्णन है जिस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान हारे थे, यानी 1191 1192। 91 का जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी दो युद्ध साथ में हुए थे, इसलिए इनका वर्णन मिलता है। अब यानी कि पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी सी गलती भी रही है। गलती क्या थी? यानी देखो ये अपना राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान के अंदर ये अपना अजमेर, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका, राजपुताने की कुंजी, एकदम मिडल के अंदर। यानी पृथ्वीराज चौहान ने अपने चारों ओर दुश्मन पैदा कर लिए। इनकी बड़ी गलती थी। मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया था ना, तब किसी ने साथ भी नहीं दिया था। अब एक बात तो आपको वैसे भी पता चल गई, यानी कि अजमेर के चौहानों का और गुजरात के चालुक्यों का तो लंबे समय से संघर्ष चल ही रहा था। यानी विग्रहराज द्वितीय के समय शुरू हो जाता है, जब विग्रहराज द्वितीय चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित करते हैं। उसके बाद में चालुक्य शासक था कुमारपाल, जो अपने अरुणराज को पराजित कर देता है। यानी कि लंबे समय से इनकी कहानी चल रही थी। इधर जयचंद गढ़वाल के साथ में भी दुश्मनी हो जाएगी। मोबा के चंदेल शासक थे परमर्दिदेव, उनको भी पराजित करते हैं, ठीक है। तो इनके थोड़े से अपन युद्ध देखते हैं, यानी कि इनके सैनिक अभियान, यानी इन्होंने कहां कहां दुश्मनी मोल ली थी, किस किस को पराजित किया था। छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जब 11 साल के शासक थे, उसी समय उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी। अब देखो, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने किया था भंडारकों का दमन। कब किया था? 1182 ईस्वी के अंदर। भंडारक एक जाति है, यानी जैसे ये अपना राजस्थान है। भंडारक इधर रहते थे मथुरा के आसपास, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर। पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य दिल्ली तक फैला हुआ था, ठीक है। अब यानी भंडारक क्या करते? जैसे मान लो कि पृथ्वीराज चौहान ने थोड़ा सा अपने राज्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो भंडारकों ने थोड़ा सा कब्जा कर लिया। थोड़े दिन बाद फिर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा और कब्जा कर लिया। यानी थोड़ी थोड़ी अपनी सीमा बढ़ाना। पृथ्वीराज चौहान को पता चला और भंडारकों को यहां से भगा दिया। बस इतना ही ध्यान रखना। भंडारकों का दमन कब किया था? 1182 ईस्वी के अंदर, ठीक है। महोबा विजय, महोबा उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, बुंदेलखंड के अंदर, ठीक है। ये लो अपना राजस्थान। महोबा का शासक था जिसका नाम था चंदेल परमर्दिदेव। परमर्दिदेव चंदेल महोबा का शासक था। पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध हुआ था। परमर्दिदेव चंदेल के दो बड़े बहादुर सेनापति थे, दोनों भाई थे, जिनका नाम था आल्ला और उद्दल। कहते हैं अगर ये आल्ला और उद्दल किसी युद्ध में साथ जाते हैं ना, तो यानी कि युद्ध जीत कर ही आते हैं। इनका इतिहास रहा था, इनको हराना नए के बराबर था। एक बार तो ये अपने परमर्दिदेव चंदेल से निराश होकर दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन परमर्दिदेव इनको वापस बुलाता है कि देखो पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करेगा, आप वापिस आ जाओ, राज्य संकट में है। तो आल्ला और उद्दल वापिस आते हैं। बड़े बहादुर सेनापति थे, इनकी कहानियों के बड़े किस्से सुनने को मिलते हैं, आल्ला और उद्दल, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस परमर्दिदेव चंदेल को भी पराजित कर दिया और आल्ला और उद्दल को मार दिया। यानी परमर्दिदेव चंदेल का तो दाहिना हाथ ही काट दिया। इसके दो बहादुर सेनापति थे। तो बस इतना ही ध्यान रखना। महोबा विजय क्या है? 1182 ईस्वी के अंदर। महोबा का शासक था जिसका नाम था परमर्दिदेव चंदेल। इसके दो सेनापति थे आल्ला और उद्दल। इनको पृथ्वीराज चौहान ने मार गिराया था, ठीक है भाई। चालुक्यों पर विजय 1184 ईस्वी के अंदर। अभी जैसे मैंने बताया है चालुक्य, यानी इधर अपने जैसे गुजरात के अंदर चालुक्य, ये अपना राजस्थान, ठीक है। इधर चालुक्यों का शासन था हिल पाटन गुजरात के अंदर। यहां का शासक था जिसका नाम था भीमदेव सेकंड, ठीक है। इधर अपने अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान था ही।
कहानी ये मिलती है कि आबू की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इच्छनी देवी, यानी ये अपने आबू पड़ता है सिरोही के अंदर। इच्छनी, इच्छनी प्रेम करती थी, लिख देते हैं चलो नाम इच्छनी, ठीक है। इच्छनी प्रेम करती थी पृथ्वीराज चौहान से। गुजरात का चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड, ये प्रेम करता था इच्छनी से। इच्छनी फंस गई बीच में, क्योंकि इधर पृथ्वीराज, इधर भीमदेव सेकंड, बीच में आ गई इच्छनी। इसकी इच्छा थी कि मैं पृथ्वीराज चौहान से शादी करूं के, भीमदेव सेकंड ये चाहता था कि भाई इच्छनी मेरे से शादी करे, ये भी प्रेम करता था। पृथ्वीराज चौहान ने इच्छनी के साथ में शादी कर ली। भीमदेव सेकंड नाराज हो गया, इसने नागौर के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब नागौर चौहानों के अधीन था, ठीक है। और यानी कि भीमदेव सेकंड ने सोमेश्वर को मार दिया आक्रमण करके। पृथ्वीराज चौहान ने इस भीमदेव सेकंड को मार दिया और नागौर वापस छीन लिया, ठीक है। तो चालुक्य तो मतलब लंबे समय से निराश चल ही रहे थे, चौहानों से लंबे समय से निराश थे ये गुजरात वाले, फिर निराश हो गए, यानी कि भीमदेव सेकंड को मार दिया। आगे चलो, यानी कि चारों ओर पृथ्वीराज चौहान के धीरे धीरे दुश्मन पैदा हो रहे हैं। इधर देखो कन्नौज, कन्नौज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ये वही अपना राजस्थान, यहां पर अपना पृथ्वीराज चौहान अजमेर के अंदर, और इधर पड़ता अपने कन्नौज, और ये पड़ता अपने दिल्ली, ठीक है सर। कन्नौज का शासक था जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल। जयचंद, जयचंद यानी कि हम वैसे गद्दारों की तरफ से नाम लेते हैं कि जयचंद है, यानी कि तू बड़ा देश का जयचंद है, यानी कि जैसे कोई थोड़ी सी गद्दारी कर देता ना, तू तो यार जयचंद निकला के। सुनते हैं अपन कभी बड़े बुजुर्गों से मतलब सुन लेना के, गद्दारी करने के कारण मतलब लोगों ने नाम निकालने बंद कर दिए जयचंद। पुराने नाम तो फिर भी मिल जाएंगे अपने को, देखने को मिल जाएंगे। अब जयचंद गढ़वाल की भी कोई मजबूरी रही होगी, गद्दारी क्या की थी, यानी जब तराइन का युद्ध होता है ना, तब जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, और मोहम्मद गोरी के बाद में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है, हिंदू सत्ता समाप्त हो जाती है, ठीक है। इसके क्या परिणाम रहेंगे वो तो आगे पढ़ेंगे अपन, लेकिन जयचंद गढ़वाल को हम गद्दार कहते हैं। जैसे आप गांव में कभी सुन भी लोगे क्या, तू तो यार जयचंद निकला क्या, यानी तू तो गद्दार निकला। तो जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, मोहम्मद गोरी की तरफ से लड़ा था, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी तो देखो, ये लड़ा क्यों था? गालियां तो सब देते हैं। देखो बात ये है, जयचंद गढ़वाल की बेटी थी जिसका नाम था स्योगीता। जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान मौसेरे भाई थे। दिल्ली का शासक कौन था? अनंगपाल तोमर, यानी इनका नाना अनंगपाल तोमर था, शुरुआत में मैंने लिखाया भी था। अनंगपाल तोमर था दिल्ली का शासक। अनंगपाल तोमर के कोई बेटा नहीं था। इधर यानी क्या, पृथ्वीराज चौहान की माता थी कर्पूरी देवी, और इधर जयचंद गढ़वाल की माता, दोनों बहनें थी। बेटी किसकी थी? अनंगपाल तोमर की। अब यानी क्या, इधर जयचंद गढ़वाल सोचता कि अनंगपाल तोमर दिल्ली मेरे को दे दे, कर्पूरी देवी सोचती कि दिल्ली मेरे बेटे को मिलेगा। अनंगपाल तोमर ने घोषणा कर दी कि मैं दिल्ली तो पृथ्वीराज चौहान को दूंगा। क्या जयचंद गढ़वाल वैसे थोड़ा सा नाराज हो गया, यहां तक तो फिर भी चलता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नानी रो, यानी कि नानी यहीं की थी, नानी रो यही है, और जयचंद गढ़वाल की बेटी संयोगिता का नानी रहा यही था। तो एक बार संयोगिता भी यहीं पर गई हुई थी दिल्ली के अंदर, और अपने पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली के अंदर गया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखें चार हो गई, यानी एक दूसरे में प्रेम हो गया। प्रेम हुआ तो बात आगे बढ़ी, एक दूसरे के नंबर लिए, रात को व्हाट्सएप पे मैसेज करते, यानी गहरा प्रेम हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। जयचंद गढ़वाल को पता चला कि अपनी बेटी संगीता तो प्रेम करते पृथ्वीराज चौहान से। उसके बाद में जयचंद गढ़वाल ने कहा कि अपने बच्चों को मतलब नानी के पास मत भेजा करो, क्योंकि नानी के पास जाने के बाद क्या बच्चे बिगड़ जाते हैं क्या, जिद यानी आजकल टाबराना पर कम ही भेजा नानी रह के, ठीक है।
तो जयचंद गढ़वाल को पता चला कि संयोगिता प्रेम करते पृथ्वीराज चौहान के साथ में, यानी कि मेरे दुश्मन के साथ में। जयचंद गढ़वाल कैसे स्वीकार करता? उसने संवेवर रचाया, संवेवर। संवे यानी कि खुद, वर यानी कि दुल्ला, खुद दुल्ले को चुनना का, ठीक है। भारत देश के तमाम राजाओं को बुलाया गया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। कोई बात नहीं, प्रेमी को नहीं बुलाते तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान ने बुरा नहीं माना, भारत के तमाम राजा बैठे थे। लेकिन जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए दरबार के बाहर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी। मूर्ति ये देखो इस प्रकार से, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी। यानी जहां पर अपन जैसे दरबार के अंदर एंट्री करते हैं और जैसे बाहर अपन चप्पल खोलते हैं ना, चप्पल खोलते हैं, जूते खोलते हैं, वहां पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगा दी। ये तो द्वारपाल है, इसके मुंह के सामने जूते खोलोगे। पृथ्वीराज चौहान को पता चला यार कितनी बुरी हालत का है। यानी कि चलो प्रेमिका की शादी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बुरी हालत करके फिर भी पृथ्वीराज चौहान चुप रहा। चलो कोई बात नहीं, क्या हो सकता है जयचंद गढ़वाल अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो, अपने को नहीं जाना। लेकिन बाद में क्या हुआ, संयोगिता ने इस मूर्ति की माला पहना दी। भारत के तमाम राजा आए हुए थे, उसने किसी की माला नहीं पहनाई और आकर मूर्ति की माला पहना दी। अब पता चला पृथ्वीराज चौहान को कि यार ये तो बड़ी बात होगी, यानी कि अपने से तो बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अब यानी कि प्रेमी भागा जाएगा। पृथ्वीराज चौहान भाग के गया और संयोगिता का अपहरण करके लेकर आ गया। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी, ठीक है। लेके आ गया, इसके साथ में शादी कर ली। अब बताओ जयचंद गढ़वाल नाराज होगा कि नहीं होगा? यानी इसकी बेटी को बड़े दरबार से उठाकर ले गया पृथ्वीराज चौहान। तो यानी कि कुल मिलाकर पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन तो हो गए थे चारों तरफ, ठीक है। और जो यानी कि मौका मिलने पर दुश्मनी भी निकालेंगे, जैसे जयचंद गढ़वाल निकालेगा। जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करेगा, उस समय जयचंद गढ़वाल मोहम्मद गोरी का साथ देगा, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है। चलो भाई, अब युद्धों का त्रैन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर। त्रैन कहां पर पड़ता है? त्रैन पड़ता करनाल। करनाल कहां पर? सर करनाल है हरियाणा के अंदर। आज भी ये जगह है, कभी अगर आप देखने के लिए जाओ तो। हालांकि पहला युद्ध यही बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का पहली बार सामना त्रैन के युद्ध में हुआ था, लेकिन ये गलत है। 1186 से लेकर 1191 तक यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का खूब आमना सामना हुआ था, जिसके अंदर हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी एक बार भी नहीं जीता, लेकिन इतिहास के अंदर बस इसी एक युद्ध का वर्णन मिलता है। त्रैन का पहला युद्ध 1191 किस किस के मध्य होगा? पृथ्वीराज चौहान और, वैसे तो पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, अपन सिर्फ मोहम्मद गोरी लिख देते हैं। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। मोहम्मद गोरी का एक ही लक्ष्य था, भारत के ऊपर आक्रमण करना। तो सर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण क्यों करेगा? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास में दिल्ली थी, और जिसके पास में दिल्ली रहेगी वही भारत के ऊपर शासन करेगा। तो यानी कि दिल्ली थी पृथ्वीराज चौहान के पास में, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया। आक्रमण करने का लक्ष्य एक ही, कि ज्यादा से ज्यादा धन संपदा लें, इस्लाम के धर्म का प्रचार करेंगे, ठीक है। युद्ध के अंदर दोनों आमने सामने हुए। जयचंद गढ़वाल ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, इधर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को भगा भगा कर मारा मैदान से। मोहम्मद गोरी युद्ध हार गया। जब युद्ध के अंदर भाग रहा था ना, तब पृथ्वीराज चौहान ने पीछा नहीं किया। इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी, यानी कि भागते हुए मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली का सामंत था, यानी दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के अधीन थी। इसी दिल्ली का सामंत था गोविंदराज। कहते हैं इस गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी का एक दांत तोड़ दिया था, ठीक है। भागकर चला गया त्रैन के युद्ध से। कोई बात नहीं, चौहान थे, पीछा नहीं किया। इतिहासकार इसको सबसे बड़ी गलती मानते हैं। लेकिन अगर का पीछा करके पकड़ कर उसको मोहम्मद गोरी को मार देता तो पृथ्वीराज चौहान बच जाता। कोई बात नहीं, त्रैन का पहला युद्ध था जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। एक साल के बाद में, यानी 1191 है, एक साल बाद 1192
अब होगा तराइन का दूसरा युद्ध। अब की बार मोहम्मद गोरी फुल तैयारी से आया। ठीक है, वही पृथ्वीराज चौहान वर्सेज गोरी। एक साल के बाद मोहम्मद गोरी ने बढ़िया तैयारी की, फुल तैयारी के साथ में मैदान में उतरा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कोई तैयारियां नहीं की। गुप्तरों ने बताया कि मोहम्मद गोरी गजनी से रवाना हो गया बड़ी सारी सेना लेकर। पृथ्वीराज चौहान तो संयोगिता के प्रेम में लिप्त था, कोई ध्यान ही नहीं दिया। आने दो, कोई बात नहीं कह, पिछली बार एक दांत तोड़ा था, अब की बार 32 के 32 दांत तोड़ूंगा, कह आने दो उसको, उसी तराइन के मैदान में आने दो। पंजाब आ गया। सैनिकों ने कहा मोहम्मद गोरी पंजाब आ गया, बोले कोई बात नहीं आने दो, तराइन के मैदान में आ गया, अब तो जाना पड़ेगा क्या। तब यानी कि पृथ्वीराज चौहान बिना तैयारी के साथ में जाता है। ठीक है, हाँ, यानी पृथ्वीराज चौहान बिना तैयारी के साथ तराइन के मैदान में पहुंच जाता है। इधर मोहम्मद गोरी के साथ में वही जयचंद गढ़वाल, दोनों की सेना आमने सामने। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने धोखे के साथ में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। यानी सुबह का टाइम था, सेना उठी नहीं थी, और युद्ध का समय होता है कभी, जब सूर्य का उदय हो जाए उसके बाद में युद्ध करेंगे क्या। युद्ध का यह भी एक नियम था, और जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य उदय से पहले ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की सेना सो रही थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वहां से चलते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी उनको पकड़ लेता है। कहां पर सर? सिरसा के पास एक जगह सरस्वती नामक स्थान पर। यहां पर पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लेता है और यहां पर मार देता है। यह प्रमाण मिलता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का दोस्त है जिसका नाम है चंद बरदाई, एक थाल जन्म एक थाल मरण, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो ये कहता है कि पृथ्वीराज चौहान सिरसा में नहीं पकड़े गए थे। तो यानी कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाता है। युद्ध हारने के बाद में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाकर अपने साथ में गजनी लेकर जाता है। गजनी अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, गजनी लेकर गया। एक बार मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में ऐसे खड़े हुए थे, तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि ये आंखें नीची कर, तू यानी कि मेरा बंदी है, मेरा गुलाम है क्या। पृथ्वीराज चौहान ने कहा आंखें तो नीची नहीं होंगी क्या। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फुड़वा दी। ठीक है, थोड़े दिनों बाद में पृथ्वीराज चौहान का दोस्त मिलने के लिए गया जिसका नाम चंद बरदाई। चंद बरदाई जाकर मोहम्मद गोरी से मिला, तो आपने मेरे इतने अच्छे दोस्त को बंदी बनाकर रखा है, आप इसकी कला तो देखो। यानी आपने इसकी आंखें फोड़ दी, लेकिन ये शब्द भेदी बाण चलाने में बड़ा माहिर है। क्या शब्द भेदी बाण, यानी कि शब्द को पकड़कर बाण चलाना। आंखें फूट गई, आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी यानी कि जहां से आवाज आएगी ना, उस आवाज को पकड़कर बाण चला देगा। मोहम्मद गोरी ने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या बोला आप एक बार अजमा के तो देखो। क्या बड़ा दरबार लगाया गया। मोहम्मद गोरी ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठ गया। नीचे पृथ्वीराज चौहान था, पास में उनका दोस्त था चंद बरदाई। ठीक है, सिंहासन लगाया गया, ऊंचे सिंहासन के ऊपर मोहम्मद गोरी बैठा था, नीचे पृथ्वीराज चौहान था, साथ में चंद बरदाई खड़ा था। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को एक बात कही कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण है, ता ऊपर सुल्तान है मत चुकी चौहान। यानी कह मोहम्मद गोरी इतना ऊंचा बैठा है, इतना ऊंचा कि 4 तो बांस लगा दो, 4 बांस, यानी कि 4 तो बांस की ऊंचाई, 4 बांस 24 गज, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 अंगुली लगा दो, अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, यानी उस सिंहासन के ऊपर सुल्तान है, मत चूकी चौहान, चूक मत जाना। क्या पृथ्वीराज चौहान ये बात सुनकर निशाना लगाते हैं और सीधा मोहम्मद गोरी के बाण मारते हैं। मोहम्मद गोरी यही धराशायी। उसके बाद में चंद बरदाई पास में खड़ा था। चंद बरदाई ने कटार निकाली और पृथ्वीराज को गोंप दी। पृथ्वीराज ने कहते हैं कि चंद बरदाई ये कटार मार दी, यानी दोनों एक दूसरे को वहीं पर मारकर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं एक थाल जन्म एक थाले मरण। ठीक है,
अब हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, कुछ ये कहते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान को सिरसा में पकड़ लिया जाता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये कहानी सही है, यानी मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था, बाद में दोनों एक दूसरे के ऊपर मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है जो ये कहती है कि पृथ्वीराज चौहान गजनी गया होगा। कैसे सर? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की छतरी है ना, वो अपने गजनी के अंदर ही है। ठीक है, हालांकि इनका स्मारक तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में बना हुआ है, लेकिन छतरी अपने वहीं पर है, गजनी काबुल अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कहानी थी। इस युद्ध के परिणाम क्या रहे? 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाता है, हिंदू सत्ता समाप्त हो जाती है। यानी 1192 के अंदर अकेला चौहान वंश नहीं हारा था, पूरा हिंदू वंश समाप्त हुआ था। कैसे सर? 1192 के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। 1192 से पहले किसी भी मुस्लिम आक्रांता को भारत में नहीं घुसने दिया था, यानी जितने भी गुर्जर प्रतिहार थे, चौहान थे, किसी को भी ले लो आप, लेकिन यानी कि किसी भी मुस्लिम आक्रांता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दिल्ली के ऊपर अधिकार कर ले। पृथ्वीराज चौहान के बाद में इन्होंने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। इससे हुआ क्या सर? इससे यानी कि हिंदू मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ हुई, इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, मुगल सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये इसलिए अपने पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, यानी अंतिम हिंदू सम्राट यही था। इसलिए तराइन का द्वितीय युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी 1192 के बाद में मुगलों की स्थापना हो जाती है भारत में, यानी मुगल आ गए थे। ठीक है, फिर तो दिल्ली सल्तनत का विकास चलेगा धीरे धीरे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से पहले आक्रमण खूब किए थे, यानी कि उन युद्धों का कोई वर्णन नहीं है। बहुत सारे युद्ध हुए थे, हमेशा ने उनको हराकर वापस भेज दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी ने भी पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मारा था। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, तैयारी नहीं थी। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने तैयारी नहीं रखी। भाई तैयारी करने की जरूरत क्या थी? 1186 से लेकर 91 तक क्या युद्ध नहीं हुए थे? युद्ध तो खूब सारे हुए थे, फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने बिना तैयारी के मोहम्मद गोरी को हराया था, हमेशा हराया था। लगभग 7-8 बार युद्ध हुए थे, हमेशा मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी ने, ये तो है नहीं कि पहली बार भारत के ऊपर 1191 में आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1175 में आक्रमण किया था मुल्तान और कच्छ के ऊपर, उसमें जीत लेता है। फिर 1178 में आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी। गुजरात के शासक थे जिनका नाम था मूलराज, मूलराज इनको हरा देता है और ये वापस भाग जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने इनको खूब हराया था। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध में धोखा हुआ था। उसके बाद में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, अंतिम हिंदू सम्राट इसी को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है दल पुंगुल, दल पुंगुल, यानी कि विश्व विजेता, चारों ओर से अपने दुश्मनों का नाश कर दिया था, खात्मा कर दिया था। इनकी उपाधि राय पिथोरा मुस्लिम इतिहासकारों ने दी थी। घोड़े का नाम है नाट्य रंबा। वैसे चलो लिखने में बात आ जाएंगे, बाकी और समझा दूंगा। चलो भाई, अजमेर के चौहान शुरू करो। अरण आज तक हमने लिख लिए थे, अब अपने चौहान वंश पूरा हो जाएगा अजमेर का। विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव चौहान, शासन काल है 1158 से लेकर 1163 ईस्वी तक। गजनी के शासक थे जिनका नाम था अमीर खुसरू शाह, और दिल्ली के शासक थे तोमर जिनका नाम था तंवर, यानी तोमर शासक थे तंवर। इनको पराजित करते हैं और दिल्ली को अपने राज्य में मिलाते हैं। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। इनका काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। अनंगपाल भी तोमर था, यानी पृथ्वीराज चौहान का नाना भी तोमर था, और यही तोमर है तोमर शासक जिसका नाम था तंवर। इसको पराजित करते हैं, यानी दिल्ली को अपने राज्य में मिलाते हैं। वो दिल्ली जिसके ऊपर सब अधिकार करने की सोचते हैं, उस दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य में मिला लिया। तो छोटी सी है, अजमेर बड़ा है क्या, इसलिए इनका काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। इनके दरबारी कवि सोमदेव भी नाम मिल जाता है, कभी कभी सोमेंद्र भी मिल जाता है। इन्होंने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज के अंदर है क्या? अपने विग्रहराज और बिसल देवी की प्रेम कहानी। विग्रहराज कह दो या बिसल देव कह दो, एक ही बात है। ठीक है, दूसरे दरबारी कवि जिनका नाम है नरपति नल है, इन्होंने ग्रंथ लिखा था बिसल देव रासो। इसके अंदर राजमती और बिसल देव की प्रेम कहानी है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दोनों ग्रंथ तो बहुत बार पूछे गए हैं, ये कहानी अब तक पूछी नहीं, कि थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ठीक है,
संस्कृत में हरकेली नाटक की रचना की, बताया था कहानी, हर यानी का भगवान शिव, वही कहानी है। इनके समय दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था। हालांकि ये स्तंभ जो अभिलेख है वो सम्राट अशोक से संबंधित है। इसके अंदर ये जानकारी मिलती है कि विग्रह राज ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया था, यानी मलेच्छों को भारत में घुसने नहीं दिया था, यानी बार बार पराजित किया था। ठीक है। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का नाम था सरस्वती कंठाभरण का निर्माण कराया, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन, ठीक है, तो 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया। झोपड़ा मतलब मस्जिद, वो एक मस्जिद है। या पंजाब सा पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। ठीक है। राजस्थान की पहली या फिर प्राचीन मस्जिद यही है। कवि या विद्वानों का अच्छा आश्रय दाता था, उनको शरण देता था, इसलिए इसको कवि बांधव या कट्टी बंधु भी कहते हैं। कहा किसने था? ज्ञानक भट्ट ने, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के रचयिता। ज्वालापुर का नाम बदलकर इन्होंने ज्वालापुर कर दिया था। टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा बसाया था और बिसल सागर बांध का निर्माण कराया था। यानी सारी की सारी वही बातें जो समझाइए, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। ठीक है। यानी देखो इतिहास तो वैसे भी समझाने वाला है, एक एक बात समझने वाली है। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, ये मैंने वैसे मंदिरों में लिखा दिया था। इनकी रानी थी जिसका नाम था सुहो देवी। इनके द्वारा मेनाल कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो हुएश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराएगा। लास्ट में सौरा के मतलब भगवान शिव का मंदिर है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासनकाल 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। वही छोटी छोटी बातें जो सारी मैंने बताई थी। जन्म 1166 अहिल पाटन गुजरात। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूर देवी। सेना का अध्यक्ष था भुवन केमल। मुख्यमंत्री कदम्ब वासिया के मास। नाना था अनंगपाल तोमर, ये दिल्ली का शासक था। अनंगपाल तोमर के बारे में मैंने नीचे लिखा है, दिल्ली का शासक था। दिल्ली के अंदर इसने लालकोट किले का निर्माण कराया था। यानी अनंगपाल तोमर ने दिल्ली में लालकोट किले का निर्माण कराया, और लालकोट को दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इस लालकोट किले को पृथ्वीराज चौहान ने जीता और इसका नाम कर दिया राय पिथौरा। ठीक है। कभी जैसे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, पिछली राजस्थान पुलिस की भर्ती थी उसके अंदर क्वेश्चन भी पूछा था कि राय पिथौरा के किले का निर्माण किसने कराया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनकी उपाधि भी है राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है। और यानी राय पिथौरा कस्बा भी पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था। इस किले का निर्माण मतलब अनंगपाल तोमर ने कराया था, लेकिन किले को जीतकर इसका नाम बदलता है, नाम बदलकर कर देता है राय पिथौरा। ठीक है। चलो भाई, भंडारकों का दमन 1182 ईस्वी। भंडारक मथुरा के आसपास रहते थे, पृथ्वीराज चौहान ने इनका दमन किया। महोबा विजय 1182 ईस्वी, ये भी महोबा विजय 1182 है। महोबा उत्तर प्रदेश के चंदेल शासक थे जिनका नाम था परमर्दी देव। के वीर सेनापति अहल्ला और रुदल दोनों भाई थे। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मार दिया था। चालुक्यों पर विजय 1184 ईस्वी। गुजरात के चालुक्य और अजमेर के चौहानों के बीच में लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। गुजरात के चालुक्य शासक थे भीमदेव सेकंड। गुजरात के नहीं, गुजरात के हैं, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड आबू की राजकुमारी इच्छनी देवी से शादी करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान ने भीमदेव द्वितीय को पराजित किया। द्वितीय मतलब सेकंड है ये, इनसे पहले एक फर्स्ट भी हुए हैं। ठीक है। द्वितीय का मतलब सेकंड। कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश के शासक थे जयचंद गढ़वाल। उनकी पुत्री संयोगिता से शादी करते हैं। अब आ गया त्रैन का पहला युद्ध 1191 में। त्रैन कहां पर है? वर्तमान में करनाल हरियाणा के अंदर है। किस किस के मध्य युद्ध होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध होता है। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत जाता, मतलब विजेता ये है और ये हार गए। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत थे गोविंदराज, उन्होंने मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया था। मोहम्मद गोरी गजनी भाग गया, पृथ्वीराज चौहान ने पीछा नहीं किया कि जाने दो। ठीक है। सर ये लाइन कहां लिखाने की जरूरत थी कि मोहम्मद गोरी का दांत तोड़ दिया? एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, इसलिए लिखाई है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली का सामंत गोविंदराज था। ठीक है। त्रैन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। वही वापस पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज मोहम्मद गोरी। ये हार जाते हैं, ये जीत जाते हैं। भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है। ठीक है। 1192 में जैसे पृथ्वीराज चौहान युद्ध हारते हैं, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होगी। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बना लिया गया था। अब पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा था? चंद बरदाई ने।
ये पूरा तो क्या था, जलहण ने। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गजनी लेकर गया, जहां शबद वेदी बाण से पृथ्वीराज ने गोरी को मार दिया था। ये पंक्ति याद कर लेना, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुकी चौहान। ठीक है, ता मतलब तख्ते के ऊपर, सिंहासन के ऊपर, सुल्तान यानी का मोहम्मद गोरी है, मत चुकी चौहान, मौका मत चूक जाना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। क्या त्रैन के द्वितीय युद्ध के क्या परिणाम रहे थे, ये जैसे कभी आप आरएस के एग्जाम में दो या फिर एसआई के एग्जाम में दो, कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है कि त्रैन के द्वितीय युद्ध के क्या परिणाम रहे थे भारत में। कि भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। इससे पहले यानी कि मुस्लिम आक्रांतों ने खूब सारे आक्रमण किए थे भारत के ऊपर, लेकिन कभी मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं होती। यहां से मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, हिंदू सत्ता समाप्त हो जाती है। ठीक है, भारतीय इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, एकदम टर्निंग पॉइंट, यानी का पूरा इतिहास घुमा दिया था। इसके बाद में मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू होगी, इस्लाम धर्म का प्रचार होगा, महिलाओं के साथ में बलात्कार की घटनाएं बढ़ेंगी। ठीक है, धर्म परिवर्तन की घटना बढ़ेंगी। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट यही थे। मुस्लिम इतिहासकारों ने इनको राय पिथोरा कहा था। बाकी इन्होंने राय पिथोरा नगर भी बसाया था, लालकोट किले को जीतकर उसका नाम भी राय पिथोरा रखा था। चारों ओर दुश्मनों का खात्मा किया था। तलपुंग यानी कि विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। चंद बरदाई है इसके जैसे दरबारी कवि भी ध्यान रखना। चंद बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, चाणक्य ने लिखा था पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा में। विद्यापति गौड़ है, वागीश्वर है, जनार्दन है, आसादर है, विश्वरूप है, पृथ्वीराज चौहान के सारे दरबारी कवि थे। नॉर्मल नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। चंद बरदाई, जानक, विद्यापति गौड़ है, विश्वसर है, पंडित विश्वरूप है, आसादर है, वागीश्वर है, सारे के सारे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, विद्यापति गौड़, वागेश्वर, जनार्दन, आसादर, विश्वरूप, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। चंद बरदाई का मूल नाम था पृथ्वी भट्ट, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। चंद बरदाई का मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जानक ने लिखा था संस्कृत भाषा में। ये वैसे पिंगल भाषा में है, वैसे भाषा साहित्य के अंदर दोबारा से आ जाएगा। वैसे लास्ट में नोट लगा के लिख लेना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को जलहण ने पूरा किया था। जलहण कौन थे? चंद बरदाई का पुत्र था, इन्होंने पूरा किया था। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंबा। इनका घोड़ा है नाट्यरंबा। छतरी कहां पर है? काबुल। काबुल कहां पर? अफगानिस्तान में। तो छतरी काबुल के अंदर बनी हुई, गजनी भी काबुल के अंदर ही, अफगानिस्तान में। स्मारक कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। जैसे आप तारागढ़ का किला देखने जाओगे ना, तो उससे पहले पृथ्वीराज चौहान का स्मारक आ जाएगा। ये अपने स्मारक है। ठीक है, ये स्मारक पृथ्वीराज चौहान का। कभी आप तारागढ़ का किला देखने जाओगे और पहाड़ी के ऊपर चढ़ोगे ना, तो बीच में ही आ जाएगा स्मारक, तारागढ़ अजमेर में। तो ये अपने पृथ्वीराज चौहान से संबंधित बातें थी। यहां अपने अजमेर का चौहान वंश कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था गोविंद राज। ठीक है, जिसने कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक उसको रणथंभौर की जागीर दे देता है। तो आगे अपना शुरू का रणथंभौर का चौहान। ठीक है, फिर ओके, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।